हेलो ऑल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लास 10th के टर्म वंस के एग्ज़ाम जो हैं वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट भी उसकी आने वाली है। तो हमारा जो ये वीडियो है इसमें टर्म वन के क्लास 10th के साइंस के सिलेबस को हम कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें कि शायद आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कि उसमें करीब फर्स्ट चैप्टर आ रही है एनसीईआरटी की बुक की, सीबीएसई की ऑब्वियसली, सेकंड चैप्टर, थर्ड, सिक्स्थ एंड इसके अलावा और 2 चैप्टर आ रहे हैं, शायद 9 और 10 आ रहे हैं। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इन वीडियोज़ में हम उसको कंप्लीट करेंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोग का बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, हमारा टारगेट ये रहेगा कि 10th के बच्चे जो हैं वो टर्म 1 में मैक्सिमम मार्क्स लाएँ साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और इस पहले चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। प्योरली मार्क बेस्ड हमारा चैप्टर जो होगा वो मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मार्क बेस्ड पढ़ाई फिलहाल हमें करना है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही नियर हैं। ठीक है, और आपको मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट मार्क्स इन दिस चैप्टर। ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ ये बताया गया है कि किस तरह से डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस होते हैं घरों पे हमारे। जैसे कि कई अगर हम एक आयरन तवा को बाहर रख दें मिड एटमॉस्फेयर में तो उसमें रस्टिंग हो जाएंगे ऑब्वियसली। ग्रेप्स जो हैं वो हम बाहर छोड़ दें या उसको ऐसे रख दें तो वो फर्मेंट हो जाते हैं। मिल्क को छोड़ देते हैं समर में तो वो ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना कि मिल्क फट गया, दूध फट गया। ठीक है, और सोर टेस्ट आ जाता है, गंदे थोड़े स्मेल फाउल आ जाता है। फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस पूरी दुनिया में हर जगह केमिकल रिएक्शंस तो होते ही हैं, पर हम उन केमिकल रिएक्शंस को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू केमिकल इक्वेशन। थ्रू केमिकल इक्वेशन हम उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम कहते हैं हम बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे। वैसे ही कोविड के टाइम पे आप लोगों को लैब में जाने के मौका तो मिल नहीं रहा। दैट्स वाई आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव डन इट और नॉट। पर ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का एक्सपेरिमेंट तो हमने किया था अपने स्कूल टाइम में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो जो ये मैग्नीशियम जो ये ऐश फॉर्म होता है ना, जो ये ऐश फॉर्म होता है, जो इसका राख निकलता है, वो क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। गॉट इट। चलिए बहुत सिंपल है, ये सब चीज़ें तो बहुत सिंपल है, ये सब में भी ध्यान देना हमको। हाँ, ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल नो दैट वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन डन और नॉट। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। पहला क्या है, चेंज इन स्टेट होना चाहिए। अगर हम चेंज इन स्टेट हो रहा है, यानी कि मैं अगर ये कह सकता हूँ कि कोई एक एलिमेंट जो है अगर वो सॉलिड में है और वो लिक्विड में बन रहा है, या लिक्विड में है वो गैस में बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस तो हो रहा है। ठीक है, हम इसके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ाई करेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, पर अभी मैं वही बता रहा हूँ जो बुक में आपको पेक्यूलियर दिया गया। जैसे चेंज इन कलर ऑल्सो, चेंज इन कलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हम कह सकते हैं। वैसे ये वर्ड अप्रोप्रिएट यहाँ तो नहीं है, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस इवॉल्व हो रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड हो। ध्यान रखिएगा कि ये जो अपर एरो मार्क होता है ना, ये बताता है कि दैट गैस इज इवॉल्विंग। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर है। तो इन चीज़ों से, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों से ही हम जान पाएंगे कि वेदर केमिकल रिएक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड और नॉट। गॉट इट। चलिए अब आते हैं हम केमिकल इक्वेशंस पे। ये क्या है, बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये क्या है। ये कुछ नहीं है, ये बताया गया है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच क्या रिएक्शन होता है। आप सब डिटेल में पढ़ोगे कि जिंक एक मेटल है, मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। यहाँ देख सकते हो जो मैंने बताया था ना अभी, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन में। जो मैंने बताया था कि गैस इवॉल्व हो रहा है मतलब इट इज़ अ सिंबल दैट ऑब्वियसली द रिएक्शन इज being done, right? So here we will detect the success of the reaction through evolution of a gas, and that gas is known as hydrogen gas. Okay, so now we'll move to chemical equations. What is a chemical equation, how we will represent it? See, chemical equation is nothing but a representation of a chemical reaction in an organized manner. Got it? उसे आप वर्ड्स में लिखते हो तो ये वर्ड इक्वेशन होंगे।
ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो भाई जो मिल रहे हैं जिनमें रिएक्शन हो रहा है वो तो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और जो वो बनाते हैं वो तो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ दिया हुआ है देखो छोटे बच्चे की तरह, ये तो ऑलरेडी तुम लोगों को सब पता होना चाहिए ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, या बहुत बड़ा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो रिएक्टेंट्स हैं हम उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। तो अब बोलोगे कि सर हम तो वर्ड में लिखना तो जानते हैं, वर्ड में लिखना तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ईजी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया या मैग्नीशियम हो गया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम लिख दिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर ये MgO2 हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये मैग्नीशियम का Mg ही होता है, ऑक्सीजन का O2 ही होता है, हम कहाँ से जानेंगे? इसे कहते हैं सिंबल। ठीक है, और या फिर अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में से ज़्यादातर क्या कहते हैं? फॉर्मूला। कि बताओ मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, तो तुम बोलोगे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये ऑब्वियसली पता होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, इसे कैसे पता करें? तो भाई ये तो अब तुम आ गए हो क्लास 10th में, तुम्हें ऑब्वियसली इतना तो पता होगा ही, क्योंकि तुम 9 और 8 को तो पढ़ के आए हो ना, तो वो तो पता होना ही चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में। एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कैसे करें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है, सभी को पता है कि जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं, राइट। मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बैलेंस करके 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको ये बताना होगा कि विच वन इज़ करेक्ट। गॉट इट? तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, कि हम ये जिंक Zn प्लस H2SO4 दैट इज ZnSO4 प्लस H2 से बैलेंसिंग कैसे करेंगे। देखो बैलेंसिंग का सबसे पहला नियम ये है कि जिस तरह एक तराजू होता है ना, जिसे हम वेट बैलेंस कहते हैं, जिसे हम बीम बैलेंस कहते हैं, जहाँ पर दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स के नंबर्स सेम होने चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, बैलेंसिंग कभी कंफ्यूज नहीं करेगा तुमको। जैसे शुरुआत करें तो यहाँ पर जिंक है, जिंक कितना है भाई, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यानी जिंक 1 है। ठीक है, यहाँ देखोगे जिंक कितना है, जिंक यहाँ भी 1 है, चलो बैलेंस्ड है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं जिंक के साथ। ज़रा हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सल्फ़र। सल्फ़र यहाँ पर कितना है, सल्फ़र यहाँ पर एक ही है। क्यों? क्यों एक है? क्योंकि सल्फ़र के नीचे तो कुछ है नहीं, पहली बात। दूसरा बात क्या है कि सल्फ़र के इस साइड में भी तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी कंपाउंड के शुरुआत में हम कोई नंबर लगाते हैं वो तीनों से मल्टीप्लाई होता है। तो सल्फ़र के लिए तो यहाँ भी कुछ नहीं है, हाँ यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 1 ही है। तो सल्फ़र भी 1 है और यहाँ भी सल्फ़र 1 ही है। ठीक है ना, सल्फ़र भी बैलेंस्ड। चलो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर तो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस्ड है। इसमें अभी और हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना अच्छे से कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स कितने हैं, एक जिंक था, प्रोडक्ट में भी एक जिंक था, हाइड्रोजन यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, तो वही सब लिखे हुए हैं। ठीक है, बस आप लोगों को कंपेयर करना है वो दोनों साइड्स को, आइदर रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, वो दोनों साइड्स को आपको कंपेयर करना है और उस हिसाब से आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। जैसे लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। चलो भाई हम ये भी करके देख लेते हैं। यार देख लो, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बता देता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, या फिर जितने उसके साथ साथ, मतलब या नहीं, उसके साथ साथ जितने भी रिएक्शन हैं उसको कम से कम 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स सभी को कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी काम होगा। इतना जान लो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के होते हैं।
आप लोग जो बुक पढ़ते हो ना, एस चांद पढ़ लिए, ओसवाल के बुक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, कई सारे ऐसे पब्लिकेशंस के बुक प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करना सही बात है, वो बुक्स प्रैक्टिस करो, बट आप लोग क्या करते हो कि रेफरेंस बुक पढ़ने लगते हो, जैसे एस चांद पढ़ने लगते हैं बच्चे, बच्चों का एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर है नहीं, बच्चे एस चांद पढ़ने बैठ गए, तो वो नहीं करना है आपको। एनसीईआरटी में कंसंट्रेट करो, और अगर आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, और इंडिया के सभी टीचर्स ये गारंटी देंगे कि आप लोगों का 90% से ऊपर मार्क तो आना ही है। यू विल गेट अबव 90% mark just by reading NCERT, because maximum weightage of questions in examination is from NCERT. चलिए बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब मूव करते हैं आगे। लेट्स ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हाउ विल बैलेंस इट। सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि सर यहाँ पर देखिए आयरन 1 है, बट यहाँ आयरन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 है, क्या करें अब, बड़ा दिक्कत हो गया ये तो। हम एक काम ये कर सकते हैं कि क्यों ना हम इस आयरन को जो यहाँ पर है इसके ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 3 आयरन हो गया, ये भी 3 आयरन हो गया। चलिए बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। अब ये तो मुसीबत वाली बात है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने आयरन को तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मैं तो यहाँ 4 लिखूंगा ना, 4 यहाँ लिखूंगा ना मैं, ताकि ये 4 ओ के साथ मल्टीप्लाई हो, और 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। चलिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर मामला कहाँ गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन का। हमने देखा था कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो 4 into 2 that is 8 हाइड्रोजन will be there. So in order to make it 8 we will multiply here 4. So what will happen finally, let's analyze it finally, that आयरन यहाँ 3 हो गए, आयरन यहाँ भी 3 है, बैलेंस हो गए। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, बिकॉज 4 into 2 is 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 into 2 8 हो गए, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, क्योंकि यहाँ हमने 4 लिखा था, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा था, 4 लिखा था, इस वजह से ऑक्सीजन तो 4 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया, तो काम हो गया, काम हो गया अपना, बैलेंसिंग हो गया। और एक चीज़ सब बच्चे ये याद रखेंगे कि बैलेंसिंग में हम सिर्फ यहीं लिख सकते हैं, यही हमारे लिखने की जगह है, ये नहीं है कंपाउंड के नीचे या बीच में कहीं नहीं लिखते हैं, ठीक है ना बच्चे लोग, इस बात का ध्यान रखोगे सबके सब, वरना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फिर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में आगे बढ़े। बैलेंसिंग जो मैं अभी बताया हूँ, जो मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको यहाँ पर बताया गया है। मुझे लगता है कि आप लोग अगर मैं जो बताया उसको समझ लिए हो तो और ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो और प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए ठीक है। अब देखो क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन के कंडीशंस भी मेंशन्ड रहते हैं उन इक्वेशन में, जैसे कि कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्शन हो रहा है, कौन से कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है या किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, क्या वो लिक्विड है तो ब्रैकेट में एल लिखा होगा, क्या वो गैस है तो ब्रैकेट में जी लिखा होगा, अगर वो एक्वस है तो ब्रैकेट में ए क्यू लिखा होगा। समझ में आ रहा है। ये जब एक्स्ट्रा डिटेल्स हम देते हैं तो हम रिएक्शंस को और आसान बनाते हैं टू रीड, वी इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम गोइंग टू और व्हाट आई वांट टू से बेसिकली। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आप लिखोगे तो आपका रिएक्शंस जो है वो और अच्छा दिखेगा, नहीं लिखोगे तो पढ़ने वाले को थोड़ी तकलीफ तो होगी, क्योंकि उसे सारा कुछ खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सी, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट करना है। कोई ये इस एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में, मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम है उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बट यू हैव टू गिव योर एफर्ट ऑल्सो, आप लोग ट्राई करोगे तब तो पता चलेगा ना आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो टाइम इज ऑलरेडी वेरी लेस, so I request everyone not to sit idle in your home, just practice, okay. The more you practice, the more it become easier for you. Now what are the various types of chemical reactions, again a very important topic, and you can expect nearly 2 to 3 questions from this part, okay. So
First one is combination reaction. What is a combination reaction? The combination reaction, as the name suggests, मैं तो ट्रिक्स लगाता हूँ, बच्चों को भी मैं चाहता हूँ कि वो कोई कहीं कहीं पर ट्रिक्स लगाएं जिससे कि उनकी जो मेहनत है, your work should not be only smart, rather it should be more efficient also. ठीक है ना? ऐसा काम करोगे, ऐसा मेहनत करोगे, जो हार्ड वर्क तो हो ही, बट हमेशा हार्ड वर्क काम नहीं आता, वो स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और स्मार्ट वर्क के साथ साथ आजकल क्या होता है, एक एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब जितना मेहनत कर रहे हो वो उतना रिजल्ट भी देकर जाए। ठीक है, चलो, तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये सिंपली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यूजुअली व्हाट हैपेंस इज टू रिएक्टेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, राइट? दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, ऐसी बात नहीं है, बट द प्रोडक्ट विल बी ओनली वन। इससे हमें क्या पता चलेगा? दैट रिएक्टेंट्स आर बीइंग कंबाइंड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो स्लैक्लाइम फॉर्म करता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चे अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उन्हें ये रिएक्शन याद है, प्रैक्टिस किए हैं 3 टाइम्स, ठीक है ना, मैं बता दिया 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, तो ऑब्वियसली आप उसको आंसर कर सकते हो एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ देखो, ये डू यू नो, वैसे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिंस इट इज गिवन इन द बुक, सो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट इट। स्लैक्लाइम का सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है वाइट वॉशिंग के लिए। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनाता है। जैसे कि देखिए, मैं अपने घर के बाहर वाइट वॉशिंग कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लूँगा और उसे अपने घर के बाहर पेंट करूँगा, वाइट वॉश करूँगा। तो उससे क्या होगा कि एयर में जो प्रेजेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और CaCO3 का एक लेयर बनाएंगे, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट चौक की तरह दिखने वाला एक लेयर बनाएंगे, और जिससे कि मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, और वाटर क्लियर है? चलिए बढ़िया। नाउ व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आए तो एक ही तो नहीं लिखना है ना स्लैक्लाइम का, तो क्या लिखेंगे? पहला, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है। अब देखो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो हम समझ गए। अब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फिलहाल हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तो इसमें एक ही चीज़ के बारे में दिया हुआ है। वो क्या? वो ये कि जब भी किसी रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर जाता है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर किसी रिएक्शन व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है सभी को? कुछ एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, जैसे कि देख सकते हो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? एनर्जी देखो, हमको क्या चाहिए कि एनर्जी, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर रेस्पिरेशन भी कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस होगा, तभी तो वहाँ से हमको एनर्जी मिलता है। समझ में आया? सही है। देखो, हमें जिंदा रहने के लिए खाना है, ठीक है, उस खाने को पचाना भी ज़रूरी है। फूड जो है वो ब्रोकन डाउन स्मॉल पीसेस, ठीक है। और उनसे क्या बनता है? उनसे बनता है कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ के बनाते हैं। हमारा शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके बनाता है ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो ये साइकिल देखो कितना बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी ये साइकिल जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सीधी सी बात है कि हमको अब एनर्जी लेना है, एनर्जी के लिए हमको खाना है फूड, और ये फूड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस फूड से हमको निकालना है ग्लूकोज। हम जो खाना खाते हैं इससे बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बनता है एनर्जी। ठीक है, तो हम जो ये पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? वो एक तरह से क्या है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं फूड से, ठीक है, उसको फूड को ब्रेक भी करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये है रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पर हम ग्लूकोज
और ऑक्सीजन मिल के हम क्या छोड़ते हैं? हमारे शरीर में ग्लूकोज है, एयर का ऑक्सीजन जब मिलता है, रेस्पिरेशन होता है, तो हम क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वाटर रहता है और एनर्जी रहता है। सिंस एनर्जी इज इवॉल्विंग इट इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे याद रखेंगे सर, इसको बता दीजिए थोड़ा। ठीक है, बता देते हैं। एक्सो में आ रहा है ना ये 3 वर्ड, एक्स का मतलब, या एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट, बाहर निकलना। तो जहाँ भी एक्सो वर्ड देखोगे सीधा समझ जाओगे कि वो चीज़ बाहर निकल रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि थर्म का मतलब होता है हीट, समझ में आ रहा है? यानी कि वो हीट जो है, वो एनर्जी जो है, हीट इवॉल्व हो रहा है ना, तो बाहर आ रहा है, वो बाहर की तरफ निकल जा रहा है। वो जो हीट यहाँ एक्यूमुलेट होता था वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए बाय सभी को।